हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं हूं हिना अजमीन, तो वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पर। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करती हूं क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए। और दूसरी बात, आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए। जिनके बारे में कुछ कहना ऐसे जैसे सूरज को चिराग दिखाना, और मेरे जैसे अभी तिफले मकतब लोग हैं, अभी मैं स्टूडेंट हूँ उनका। उन्होंने एक शेर फरमाया था, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दी दवा पैदा। हज़रत अल्लामा इकबाल जैसी शख्सियात हैं वो सदियों में पैदा होती हैं। इस वक्त जो उनकी पोजीशन है, उन्होंने उर्दू में भी लिखा, उन्होंने फ़ारसी में भी लिखा, और आज दुनिया की बहुत सारी ज़ुबानों में उनके कलाम का तर्जुमा किया जाता है। उन्होंने बहुत कुछ लिखा। बस उनकी पैदाइश 9 नवंबर 1877 में सियालकोट में हुई। उनके वालिद साहब एक बड़े मजहबी आदमी थे, शेख नूर मोहम्मद साहब, और उन्होंने अपनी एक मजहबी, उनकी वालदा भी बड़ी मजहबी थी उस ज़माने में। लेकिन एक बात आप याद रखें कि उस वक्त हालात कैसे थे। 1857 में जिसे हम आज़ादी की जंग कहते हैं, और यहाँ के लोग म्यूटनी कहते हैं, यानी बगावत, और हमारे लोग थे वो अपनी जंग आज़ादी कहते थे। ये 1857 के ठीक 20 साल के बाद आपकी पैदाइश हुई, और उससे एक साल पहले 25 दिसंबर को हज़रत कायद आज़म की। ये भी आप ख्याल रखें। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल्ल कौमिन हाद, हम हर कौम के लिए कोई ना कोई हादी होता है, वो लीडर होता है। लेकिन ऐसे लोग जो दिनों में रहते हों, जो ज़हनों को तब्दील करने वाले हों, ऐसे लोग बहुत कम हैं। आएंगे, हुकूमत करेंगे, चले जाएंगे वो। लेकिन अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ये कानूनदान भी थे। इन्होंने 1905 से लेकर 1908 तक ये कैम्ब्रिज में पढ़ाते भी रहे हैं और खुद भी स्टूडेंट रहे। इन्होंने लॉ किया, इन्होंने ये बैरिस्टर बने, फिर इन्होंने PhD की है जाके जर्मनी में। उसके बाद ये सियासतदान भी थे। जब ये हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह जब आप यहाँ तशरीफ़ ले आए थे 1929 या 30 में, तो इनके खतूत की वजह से, इनकी परसुएशन की वजह से हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह वो दोबारा वापस गए और उन्होंने क़यादत दी। लेकिन उससे पहले, क्योंकि ये 1934 में वापस गए, और हज़रत अल्लामा इकबाल ने दिसंबर में 29 दिसंबर का 1930 का जब इन्होंने तसव्वुर पाकिस्तान पेश किया, और उसकी वजह क्या थी, क्यों इन्होंने ये तसव्वुर पेश किया एक ऐसे मुल्क में जहाँ मुसलमान हुक्मरान रहे। तो यहाँ अगर आपने उस चीज़ को जानना हो कि आप ये के ऊपर क्या वजह थी, तो एक ब्रिटिश हिस्टोरियन है, उसने एक किताब लिखी है, उसका नाम था W हंटर। उसने एक किताब लिखी थी इंडियन मुसलमान। अगर कभी आपको वक्त हो तो मिले कहीं से तो आपको। उसने बताया था कि जो बड़े बड़े जागीरदार थे वो भीख मांगते थे। और मैंने अपनी इन गुनाहगार आँखों से अपने बचपन में एक रेलवे स्टेशन के नीचे नाले नहीं होते, नाले, उसमें वो उसके नीचे जो प्रेजेंटर था वो कह रहा था कि यहाँ वो एक शहजादी थी जो उसके नीचे रह रही थी। अब और फिर उसके बाद 1867 में जब हज़रत सैयद अहमद ख़ान, जो कि वो भी बहुत बड़े लीडर थे हमारे, वो मद्रास के जो कमिश्नर थे उनके सामने, तो इंडियंस ने एक तहरीक शुरू की थी कि हमें उर्दू नहीं हिंदी चाहिए। तो उसके बाद ये लड़ाई शुरू हो गई ज़ुबान पर। तो ये सामने बैठे हुए थे मद्रास के जो कमिश्नर था, तो इन्होंने उनसे कहा कि ये दो कौमें कैसे रह सकती हैं एक दूसरे के साथ, जो एक दूसरे की ज़ुबान जो है, ज़ुबान के ऊपर ये लड़ रहे हैं, तो ये आने वाले वक्त में कैसे रहेंगे। लेकिन उन्होंने कोशिश की, उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई मुसलमानों को एजुकेट करने के लिए, क्योंकि उस वक्त मुसलमानों में
जैसा भी मेरे बरदर मोहतरम कह रहे थे कि उलमा का जो असर है हमारी ज़िंदगी पर बहुत होता है। वो कहते थे ये अंग्रेज़ों की ज़ुबान सीखना ये कुफर है, तो वो कुफर के उन्होंने बल्कि वहाँ से उलमा खाना काबा के नीचे बैठ कर पर्दे में उन्होंने उनके खिलाफ सर सैयद अहमद के खिलाफ रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ फतवा दिया कि ये मुसलमान ही नहीं है कि हमें अंग्रेज़ी पढ़ने के लिए कहता है। लेकिन उन्होंने फिर वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई जिसमें बड़े बड़े लोग पैदा हुए। मेरे हेड टीचर वो अलीगढ़ के पढ़े हुए थे और जिनके बेटे फजल महमूद थे जो बड़े क्रिकेटर थे, वो हमें ये आज़ाद है कि वो हमारे पास थे। तो कहने का मतलब जब उन्होंने देखा फिर इधर हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह 1894 में यहाँ आए और फिर वो 1898 में गए और ये 1898 वो दौर है जब सर सैयद अहमद ख़ान का इंतकाल हुआ। अब देखें गैप है। उसके बाद जब हज़रत कायद आज़म यहाँ थे तो जब दादा भाई नौरोजी होते थे यहाँ पर इंडियन थे, वो उन्होंने वहाँ पर जाकर पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया। तो हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने 1946 में, ये हिस्ट्री की बात है कि 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल की पार्टीशन की थी, जो आजकल ईस्ट पाकिस्तान और ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में थे ये बड़े मालदार लोग, जैसे हमारे रोस्टेल में जो पॉश एरियाज हैं और जो गरीब इलाके हैं, तो वहाँ से वो मजदूर आते थे। तो उन्होंने एजिटेशन की 5-6 ईयर। तो लॉर्ड कर्जन जो था ना वो कंपेल हुआ, उसने ये की। तो मेरे कहने का मकसद जो मैं हिस्ट्री इसलिए बता रहा हूँ कि मुसलमानों की उस वक्त हालत ज़ार ये थी, ना उनके पास एजुकेशन थी, ना उनके पास कोई, और हिंदुओं के लिए उनके लिए सिर्फ चेंज ऑफ मास्टर्स था मुसलमानों से इधर, फिर उन्हें वहाँ से ज़्यादा फेवर मिलती थी। तो उसके बाद उन्होंने 1885 में ये जो ऑल इंडिया कांग्रेस है लॉर्ड ह्यूम था उसने बनाई। अब जब हिंदुओं को ये पता चला कि हमारे हाथ खड़े होने से यहाँ इल्म वगैरह का कोई नहीं है, हाथ खड़े करो तो सब कुछ ले जाओ, जो इस मुल्क में भी है, तो उन्होंने कांग्रेस में उन्होंने फिर प्रमोट किया। तो ज़्यादा हिंदू उसमें गए, मुसलमान उसमें जाते नहीं थे, इसलिए मुसलमान काफ़ी बैकवर्ड रहे। उस दौर में एक ज़रूरत थी कि मुसलमानों की उस महरूमियत को ख़त्म किया जाए और उनके ज़हनों में उनको ये अहद रफ्ता की याद कराई जाए और उनको अपना ग्लोरियस जो पास्ट है उनका वो बताया जाए, वो जज्बा बेदार किया जाए। ये वो दौर था जब हज़रत अल्लामा इकबाल जो उन्होंने फिर इस मिशन को उठाया। तो आए दिन की लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते थे, तो उन्होंने फिर ये अपने कलाम से, क्योंकि उनका कलाम अगर आप गौर फरमाएं तो कलाम पाक पर बेस है, हदीस पर बेस है। अगर आप गौर से उनका कलाम पाक को सुने और कलाम पाक पढ़ते हो और उनके कलाम को सुने तो आपको पता लगेगा। तो अभी मेरे ब्रदर ने ये शेर पढ़ा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम कहते हैं। तो यही आयत है ना, वो कहते हैं कि इनकुन तुम तो हिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुम अल्लाह। यानी ऐसी आयात से उन्होंने लेकर उन्होंने मुसलमानों में वो जज्बा पैदा किया जिससे। और ये राहत फ़तेह अली ख़ान, नुसरत फ़तेह अली ख़ान, इनके वालिद और चचा थे। उस ज़माने में कोई टेलीविज़न तो था नहीं है जी, वही होता था, वो कवाली करते थे। तो वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर कवाली करते थे। मुसलमानों में ये शौर पैदा हुआ। फिर हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जब मुस्लिम लीग की कमान संभाली, फिर उन्होंने ये जब क़यादत की, ऊपर से अल्लामा इकबाल का कलाम, ऊपर से उनका, तो ये एक दो अक्षर था जिसने मिलकर उस कौम को बेदार किया। और उन्होंने उनके बड़े कारनामे, मैं एक दो शेर में लिख कर लाया उनके, मैं आपको बताता हूँ कि उनकी कंट्रीब्यूशन क्या है। अल्लामा इकबाल जो हमारे रहनुमा थे, उनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो बड़ी बेमिसाल है। उन्होंने एक मुर्दा कौम जो बिल्कुल डेड थे, ना उनका कुछ दिल करता था, ना उनको। तो फिर जब ये मुस्लिम लीग में वो शामिल हुए, ऊपर से कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह जब यहाँ से गए तो उधर भी बैरिस्टर था जो गांधी था, वेरी वेरी
میں کہوں گا کہ ایکسپیرینسڈ وہ بھی تھا، اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک بیرسٹر کی ضرورت تھی۔ پاکستان کی ایک خوش قسمتی ہے، کبھی آپ غور فرمانا آج بیٹھ کر، پاکستان کو جو قیادت ملی ہے وہ پڑھی لکھی تھی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بیرسٹر تھے، قائد اعظم بیرسٹر تھے، لیاقت علی خان بیرسٹر تھے، جس نے ہمیں نام دیا پاکستان کا، اس کی قبر ہے یہاں پر، چودھری رحمت علی۔ 28 جنوری 1933 یہ پہلی دفعہ پاکستان کا نام انہوں نے استعمال کیا تھا پاکستان موومنٹ میں۔ میں ہر سال ان کے قبر پر فاتحہ کھانے کے لیے جاتا ہوں، کبھی موقع ملے تو انشاءاللہ وہاں کا ٹور لگائیں گے۔ تو ان کو کہتے ہیں، ایک تو انہوں نے خرد کو غلامی سے آزاد کیا، اور جوانوں کو اپنے بزرگوں کی رہنمائی کے لیے، کیونکہ نوجوان ہم اللہ کے نبی کا ابھی میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، آپ نے فرمایا دانائی مومن کی گمشدہ چیز ہے، جہاں سے بھی ملے پالو۔ ابھی یہ بیٹی ہے، یہ اسکول میں پڑھتی ہے، ہم بزرگ ہیں، ہم تو نہیں نہ پڑھتے، لیکن اگر میں اس سے سیکھنا، میں نے اپنی پوتیوں سے سیکھا، اس لیے کہ وہ اسکول میں جاتے ہیں، وہ لینگویجز سیکھتے ہیں، تو میں ان کے ساتھ بیٹھتا، بیٹے مجھے بھی تو آج کیا پڑھا، تو آپ سیکھ سکتے ہیں ان سے۔ تو انہوں نے یہ جو شعر انہوں نے کہا کہ جو بڑے ہیں یہ بچوں سے سیکھ سکتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں، ان سے پوچھیں آج آپ نے کیا پڑھا، تو بہت ساری چیزیں جو ہمیں نہیں جانتے۔ مثلا میری بیٹی میری پوتی ہیں جو اسپینش پڑھتی ہیں، تو میں بھی ان سے کہتا ہوں، مجھے بھی انہوں نے کہا آنرس ڈاس ریس، تو میں نے 3 لفظ ان سے سیکھ لیے، تو میرے لیے بڑی اچھی بات ہے، پھر وہ انگیجمنٹ ہوتی ہے۔ تو وہ نوجوانوں کو ہمیشہ شاہین سے تشبیہ دیتے تھے، تو ان کا کہتا ہے عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں، اب تصور دیکھیں گے، عقاب، ایگل اور نوجوان کیسا ان کا لنک ہے، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، کیونکہ جہاں بھی وہی، فضا بھی وہی، پرواز بھی دونوں کی ایک، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور، تو شاہین اوپر پرواز کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں جب ان میں یہ وہ روح بیدار ہوتی ہے، جب ان کے جذبے جوان ہوتے ہیں، پھر ان کی نظر اوپر ہوتی ہے، پھر یہ نیچے نہیں دیکھتے۔ تو نہیں تیرا نشیمن کثر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ ادھر ہی نا وہ کہتا کھودا ڈڈونا بان۔ وہ دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہاں پر ایک آپ کی نظر میں، میری نظر میں، اور ایک شاعر فلاسفر ان کی نظر میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ انہوں نے اس معاشرے کو 1905 سے لے کر 1908 تک انہوں نے بڑی خوبصورتی سے دیکھا، بطور فلاسفر کے، بطور شاعر کے انہوں نے دیکھا مغرب کے بارے میں۔ وہ کہتے ہیں تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، شاخ نازک پر جو آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہو۔ ادھر سے پاسا لیا، ادھر چلے گئے۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبہ باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ اب ایسے یہ چیزیں سمجھانے والی ہیں لوگوں کو کہ آپ ملیں جلیں ایک دوسرے کے ساتھ، اختلافات اپنی جگہ۔ اور ایک جو انہوں نے ہمارے بارے میں لکھا، بڑا خوبصورت ہے یہ شعر، منفعت، فائدہ، بینیفٹ، سب کو فائدہ ہے۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک۔ اگر مسلمانوں کو فائدہ، کہیں جیت گئے تو مسلمان جیتا، اگر ہارے تو مسلمان۔ اس میں شہر میں کچھ خبریں آئی ہیں نیگیٹو، تو کس کو نقصان پہنچا؟ ہمیں پہنچا، سب کمیونٹی کو۔ ہماری نظر سے ہمارے حکمران اگر کرپٹ ہے تو ان کی نظر ہمارے اوپر بھی ایسے ہی ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ وہ ہیں، یہ نہیں، کیونکہ ہم ہر فرد ہے قوم کے مقدر کا ستارہ۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نہیں ہوں، ہم جب پاکستانی ہیں تو ان کے ساتھ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں
पनपने की यही बातें हैं। यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। अब देखें, ये अगर हम इन चीज़ों को लेकर आगे चलें और उनको फैलाएं, क्योंकि शायर होता है वो अपने जो सोचता है, जो देखता है, जो हमारे लिए बेहतर है, वो बताता है हमें, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेड नहीं होता। उसके हाथ में कोई गन नहीं होती, कोई डंडा नहीं होता जिससे वो बताए। तो इस वजह से ये पैगाम पहुँचाना लोगों तक, अपने बच्चों को, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। मुझे याद है जब मैं बचपन में पढ़ा करता था, जब मैं पढ़ा करता था तो उस ज़माने में एक अल्लामा इकबाल की एक, मुझे आज तक याद है वो, मैं उसको कभी नहीं भूला। उसका नाम है एक आरज़ू। तो मेरे उस्ताद थे, वो मुझे हफ्ते के दिन आखिरी पीरियड होता था तो मुझे खड़ा कर देते, कहते शहजाद साहब, कहता बेटे डबल डबल करके पढ़ी। दुनिया की महफिलों से उगता गया यार, क्या लुत्फ़ अंजुमन का जब दिल ही भूल गया। ये वो पूरी मुझे अभी तक याद है, क्योंकि ये उनका कलाम जो था वो दिलों में जाने वाला। हमने इकबाल को बहुत पढ़ा, और चूँकि मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है और लाहौर में ही इनका मज़ार है, और लाहौर में ही इनका, जिस जगह पर मैं रहता हूँ वहाँ से तकरीबन 2-3 मील रेलवे स्टेशन के पास इनका वो जावेद मंजिल है जहाँ इनका बेटे थे। और बाद में जब मैं प्रैक्टिस करता था 1970 में, जब इलेक्शन हुए हैं तो इनके बेटे जावेद इकबाल जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अगेंस्ट खड़े हुए थे, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 3। तो जावेद इकबाल साहब, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, वो हमारे घर आया करते, ना करते वोट लेने के लिए, कभी जुल्फ़िकार अली भुट्टो आया करते। फिर जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की तो ये मेरे चीफ जस्टिस थे। अभी भी इनके पिछले दिनों नासरा जावेद इकबाल, वो भी जज बनी थी अपने यहाँ पर। तो मैं इनके साथ, फिर मेरे इनके जो पोते हैं मुनीब इकबाल, उनके साथ मैं प्रैक्टिस करता था। तो माशाल्लाह वो सेनेटर हैं वहाँ पर लगे। तो मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है, हम सब के लिए, कि हमारे पास एक ऐसी शख्सियत है जो, यहाँ पर आप शेक्सपियर को पढ़ते हैं, देखिए हर साल लोगों को शेक्सपियर पढ़ाते हैं, यहाँ पर ब्रॉन्टे सिस्टर्स पढ़ाते हैं। मैं वहाँ पर वो अपना विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में पढ़ा करता था, तो वो जो लेक डिस्ट्रिक्ट में है, तो मैं वो पोइम पढ़ा तो मेरे जहन में रह गई, क्योंकि अच्छी बात जो होती है ये हमेशा जहन में रहती है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे अभी इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा हमेशा खुश रहिएगा। बाय बाय।